हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है हमारा आयरन एज सिविलाइजेशन के बारे में। आयरन एज सिविलाइजेशन की जो अवधि है, टाइमलाइन है, वो है 1200 बीसी से 600 बीसी तक। और आयरन एज से पहले हमारा ब्रॉन्ज एज था, और ब्रॉन्ज एज से पहले निसोलिथिक एज में हम देखें कि उसका जो लास्ट पीरियड था। उसके बाद कॉपर का खोज किया लोगों ने, और कॉपर के खोज के बाद एक मिश्र धातु की खोज हुई, जिसको हम कॉपर और टीन से मिला करके बनाते थे। ये ज़्यादा स्ट्रोंगर था और ज़्यादा टिकाऊ था, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रोंगर हो गया आयरन। तो आयरन एज से पहले था स्टोन एज, और स्टोन एज को भी 3 भाग में बांटा गया है: ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज की जो समयावधि है वो 30,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी, और मिडिल स्टोन एज की बात करें तो 10,000 बीसी से इसका टाइम है 8,000 बीसी, और न्यू स्टोन एज की बात करें तो 8,000 बीसी से यह है 3,000 बीसी। तो सबसे पहले आदमी ने धातु में कॉपर का खोज किया, और कॉपर और टीन को मिलाकर के उसने ब्रॉन्ज बनाया। और ब्रॉन्ज तो उस समय में जो हथियार सब बनते थे, और तो वो सब ब्रॉन्ज एज कहलाता था। ब्रॉन्ज के बने हथियार होते थे, टूल्स होते थे। इसके बाद हम देखेंगे आयरन एज सिविलाइजेशन का। तो इसमें हम देखेंगे कि आयरन का टूल्स बनने लगा 1200 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक ये समयावधि है। और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में हमने देखा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो आयरन एज सिविलाइजेशन में हम देखेंगे कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बाद आयरन एज सिविलाइजेशन शुरू हुआ। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयरन एज फॉलोड द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आयरन का जो डिस्कवरी हुआ तो क्या सब हो गया। हथियार, टूल्स जो थे हमारे, वो होने लगे, मजबूत होने लगे, टिकाऊ होने लगे। द डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर टूल्स लाइक सिकेल, सोवेल, स्पेड्स, एक्स, सो, नेल्स एट्सेट्रा। और आप देख लीजिए कि इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक आविष्कार से कितने सारे आविष्कारों का द्वार खुल जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो कुल्हाड़ी, जिसको हम अंग्रेजी में एक्स कहते हैं, तो उसका जब इन्वेंशन हुआ तो उससे जंगल साफ किए जाने लगे। एक्स हेल्प्ड इन क्लीनिंग जंगल्स और फॉरेस्ट को, जंगल को, इससे हम साफ करने लगे। और जब इसको साफ किया जाने लगा तो फिर जो ज़मीन, काफ़ी ज़मीन सब का सृजन हुआ। ज़मीन, खेत बनाए जाने लगे, और जब खेत बनाए जाने लगेंगे तो कल्टीवेशन शुरू होगा। कल्टीवेशन मतलब कृषि। और जब कल्टीवेशन लैंड का इंक्रीजमेंट होगा तो आबादी वहाँ बसेगी, और आबादी बसेगी तो सिटीज़ होंगे, सिटीज़ के बाद फिर टाउन होंगे। और ये सब जो सिटी और टाउन सब बसेंगे तो वहाँ क्या होगा, वो एक केंद्र के रूप में विकसित हो जाएंगे, व्यापार का केंद्र, क्राफ्ट्स का केंद्र। तो ये सब जो शहर और सिटीज थे, दे वेयर द सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट्स। और इस तरह से जब सेंटर ऑफ ट्रेड और क्राफ्ट्स सब का डेवलपमेंट हुआ तो बहुत सारे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए। और एक ख़ास बात है कि मेडिटेरियन सी के आसपास ये सिविलाइजेशन सब डेवलप हुए। और इसमें जो ये सिविलाइजेशन है, इसमें उस समय में आयरन एज में हम देखेंगे कि ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ईरानियन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन का जो काल अवधि है वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बाद का समय है वो।
और इसमें जो आयरन एज सिविलाइजेशन में हम जो इस लेवल में पढ़ेंगे तो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेद के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि वैदिक सिविलाइजेशन को भी 2 पार्ट में बांटा गया, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि ट्रेड और मतलब क्राफ्ट सबका डेवलपमेंट होने के बाद से ये जो सेंटर्स के रूप में डेवलप हुए, ये सेंटर कौन चीज़ के लिए थे? तो ट्रेड और क्राफ्ट्स के लिए। और बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई और व्यापार के सिलसिले में लोग घूम घूम करके भी व्यापार करते थे। व्यापारी लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे, या मतलब अच्छे जीवन के तलाश में जाते थे, या नौकरी के लिए जाते थे, शहर की ओर आते थे गांव से। तो इस तरह से लोगों का माइग्रेशन भी हुआ। दूसरी बात, जब संपन्नता बढ़ गई तो एक देश के जो राजा थे, रूलर थे, उनकी महत्वाकांक्षा हुई कि हम अपने देश को बड़ा बनाएं। हम देख सकते हैं कि एक कबीला दूसरे कबीला पर आक्रमण करता था और फिर इस हिसाब से एक बड़ा कबीला का समूह बनता था। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जन से जनपद हुआ, जनपद से महाजनपद हुआ, महाजनपद से फिर देश बना। तो चाहे वो वार के लिए जाएं या व्यापार के लिए जाएं या फिर मतलब माइग्रेशन तो लोगों का होता था, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और इसी आने जाने के सिलसिले में आइडियाज़ का भी एक्सचेंज हुआ, विचार विनिमय भी हुआ। एक व्यक्ति के ज्ञान से दूसरे व्यक्ति लाभान्वित हुए और इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, इस तरह से जो डेवलपमेंट हुआ कौन चीज़ का? तो नॉलेज, आर्ट और क्राफ्ट्स के नॉलेज का विकास हुआ। इसके बाद बार्टर सिस्टम था, मतलब आप 1 किलो चावल दीजिए, उसके बदले में आप आधा किलो मुरही ले लीजिए या चूड़ा ले लीजिए, या 5 किलो चावल दीजिए तो उसके बदला में 1 किलो दाल ले लीजिए या कोई अन्य पदार्थ ले लीजिए। एक घोड़ा के लिए आपको इतना चावल देना है, एक गाय के लिए आपको इतना सामान देना है। तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता था। तो बार्टर सिस्टम के जगह पर करेंसी सिस्टम आ गया। बार्टर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय द यूज ऑफ करेंसी। आयरन एज यूजुअली एसोसिएटेड विद द पेंटेड ग्रे वेयर। उसके बाद कुछ सेरामिक्स का भी प्रयोग होने लगा, बर्तन भी एडवांस होने लगे। और इसके बाद द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द आयरन एज वाज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और जो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था आयरन एज का, वो था लिटरेचर के सिलसिले में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और ये इस अचीवमेंट से क्या हुआ? तो बहुत सारी महान कविताएं लिखी गईं, ड्रामा लिखे गए, ग्रामर, हिस्ट्री, ये सब लिखे गए। और ये जो राइटिंग्स थे, ये सेल्फ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ के माध्यम बने। और इस तरह से इसके बाद बहुत सारे धर्म का भी खोज हुआ, धर्म का भी विकास हुआ। तो डेवलपमेंट ऑफ ईरान हेल्प्ड डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प्ड देम टू फ्लोरिश। और लोहा का जो विकास हुआ, लोहा का के खोज के बाद जो टूल्स सब का डेवलपमेंट हुआ, तो इस सब से इन सारे चीज़ों को फ्लोरिश होने में मदद मिली। तो हमने देखा कि ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज शुरू हुआ। और अगर हम समय अवधि की बात करें तो 1200 BC से 600 BC इसका कालावधि है। और इसमें आयरन का जो डिस्कवरी है, उससे मजबूत और टिकाऊ हथियार, टूल्स, ये सब बनाए जाने लगे। एग्रीकल्चर सब का विकास हुआ, शहर का विकास हुआ, ट्रेड का विकास हुआ, युद्ध लड़े जाने लगे। और उसके बाद जो लिपि सब का भी अलग अलग तरह के लिपि का खोज हुआ। लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, ग्रेट पोएम, ड्रामा, ग्रामर, हिस्ट्री, ये सब लिखे जाने लगे। और इसके बाद हम एनिशिएंट सिविलाइजेशन के रिमेन्स सब की बात करें तो जो आयरन एज था, उसमें हम देख सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे भागों में, जैसे ग्रीस, रोम, ईरान, इस सब में ये डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प देम टू फ्लोरिश
उनको विकास करने में ये मदद करने लगी। और अगर हम ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, और जो सुप्रीम गॉड थे उनका नाम था ज्यूज। और ऑक्यूपेशन की बात करें, पेशा की बात करें, तो एग्रीकल्चर, शिप बिल्डिंग, ट्रेडिंग, स्कल्पिंग, पोट्री इनका ऑक्यूपेशन था। और महत्वपूर्ण जो आविष्कार हुए, इन्वेंशंस हुए, तो पृथ्वी की परिधि का उन्होंने कैलकुलेशन किया था। कैलकुलेटेड द सरकमफ्रेंसेज ऑफ द अर्थ, ड्रू मैप्स द वर्ल्ड, ओलंपिक गेम्स, पृथ्वी का नक्शा बनाया उन्होंने। और ओलंपिक गेम जिसमें जैसे अभी वर्तमान में हम देखते हैं पूरे दुनिया भर के खिलाड़ी लोग इकट्ठा होते हैं, तो ओलंपिक का भी खोज हुआ ग्रीक सिविलाइजेशन में। और अगर हम रोमन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ भी जो गॉडेज सबका पूजा होता था, वेस्टा, वीनस गॉड, ये गॉड थे, जुपिटर, मार्स, मरकरी, जूनो, ग्रह से मिलते जुलते नाम हैं ये। और ऑक्यूपेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग और फाइटिंग इनका ऑक्यूपेशन था। सेना में जो लोग भर्ती होते थे, महान योद्धा लोग थे, युद्ध कौशल में पूरा प्रवीण थे। और जो सीमेंट, बालू और पानी मिला करके जो लोहा मिला करके जो कंक्रीट बनता है, तो कंक्रीट का इन्वेंशन हुआ। वाटर सिस्टम, रोड्स, लैटिन नेम ऑफ मंथ्स, रोमन लॉज, इन सब का इन्वेंशन हुआ। और अगर हम ईरानियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो इनके जो गॉड थे वो इंद्र थे, वायु, मित्रु, फायर एंड जोरोस्ट्रियनिज्म जो इनका रिलीजन था। और इनका ऑक्यूपेशन ट्रेडिंग, शिप बिल्डिंग, क्राफ्ट, सिल्क वीविंग, पोट्री, मेटल वर्क, जेम कटिंग, सब ईरानियन सिविलाइजेशन में ये सब ऑक्यूपेशन था। और इन्वेंशन की बात करें तो रोमेटिक स्क्रिप्ट, डेकोरेशन ऑफ प्लेसेस विथ गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, इबोनी एंड आइवोरी, तो हाथी दांत और बहुत सारे जो रत्न सब हैं, पत्थर हैं, उस सब के साथ सजाने की बात होने लगी, सजावट की बात होने लगी। तो अब इसके बाद हम देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन का, तो इसी के समकक्ष, इसी के समकालीन था ये। और वैदिक जो सिविलाइजेशन है वो वेद के ज्ञान पर आधारित है। वेद शब्द से वैदिक सिविलाइजेशन बना है। और वेद का माने होता है नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान। तो ये नॉलेज कौन चीज़ का था और कहाँ पर था, तो वेद में ज्ञान था, वेदों में ज्ञान था। और ये पूरे मानवता के कल्याण की बात थी, पूरे मानवता के लिए ज्ञान की बात थी। और ये जो हमारा वैदिक पीरियड है इसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया हमारा वैदिक पीरियड, एक होगा लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल हो गया, और उत्तर वैदिक काल हो गया, अर्ली वैदिक पीरियड हो गया, और लेटर वैदिक पीरियड हो गया। तो इस तरह से वैदिक जो सिविलाइजेशन है उसका हम अध्ययन करते हैं दो भाग में। और वेदों की बात करें जिससे कि ये वैदिक सिविलाइजेशन बना है जिस वर्ड से, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान, तो वेद भी चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अर्ली जो वैदिक पीरियड था उसके मेन ग्रंथ थे ऋग्वेद, तो इसीलिए अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं। और जिसको हम राजवेद, जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं, तो ऋग्वेद में इंफॉर्मेशन है इस अवधि के बारे में, इस पीरियड के बारे में। ऋग्वेद provides us information about this period. The rest of the Vedic literature, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जैसे अरण्यक हैं, उसके बाद ब्राह्मण्स हैं, उपनिषद हैं, तो ये सब भी ग्रंथ हुए। ये उत्तर वैदिक काल के हुए जिसको हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। और इस सब से हमको इस वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, तो ऋग्वेद राजा सब के बारे में हमको बतलाता है। और ऐसे राजा सब
दे नाइदर हैड कैपिटल्स, सिटीज, प्लेसेस और आर्मीज, नोर दे कलेक्टेड टैक्सेस। ऐसे राजाओं की चर्चा है जिनकी राजधानी भी नहीं होती थी, न सिटी होता था, न प्लेस होता था, न आर्मी होती थी, और न ही वे टैक्स का कलेक्शन करते थे। और किंगशिप वाज नॉट हेरिडिटरी बेसिस। और ये जो राजपाट का था, राजा का जो किंगशिप था, तो वंशानुगत नहीं था। मतलब वंशानुगत नहीं होने का मतलब हुआ कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में फिर ये हेरिडिटरी होने लगा। और किंग ऑफ ए स्मॉल किंगडम वाज ए राजा। जो छोटा सा किंगडम था उसका जो किंग होता था उसको हम राजा कहते थे। और जो बड़ा किंगडम था जो तो उसको लार्ज किंगडम का जो किंग होता था उसको हम महाराजा या सम्राट कहते थे। और ये जो सम्राट लोग थे ये राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करते थे। और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा को सेक्रीफाइस किया जाता था। और जो घर के जो मालिक होते थे, एक परिवार का जो मालिक होता था उसको हम गृहपति कहते थे। महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता था। लेकिन बाद में कुछ कुप्रथाएं आई उत्तर वैदिक काल में। लेटर जो हमारा वैदिक पीरियड है उसमें सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज जैसी बुराइयां आने लगी। और उसके बाद सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण का काम होता था रिलीजियस मैटर का लुक आफ्टर करना। ब्राह्मण्स लुक्ड आफ्टर द रिलीजियस मैटर एंड क्षत्रिय प्रोटेक्टेड द पीपुल फ्रॉम internal and external harm. Vaishyas were the cultivators and craftsmen. The Sudras were the laborers who served the above 3 classes. तो जो धार्मिक कृत्य सब होता था, धार्मिक अनुष्ठान होता था, धार्मिक मामलों को के देखभाल की बात होती थी तो ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय का काम होता था रक्षा करना आंतरिक और बाह्य आक्रमण से। और वैश्य का काम होता था व्यापार करना। और शूद्र का काम होता था सेवा करना। इसके बाद जो उपनिषद का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसने मनुष्य के लाइफ को 4 आश्रम में बांटा। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास्त आश्रम। और अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर, पशुपालन, पोट्री, वीविंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग, ये सब इनका ऑक्यूपेशन था। और जो आर्य का जब आगमन हुआ यहाँ तो वो लोग बहुत ही अच्छे ट्रेडर थे। और ये ट्रेड वाज मेनली कैरीड ऑन लैंड। दे यूज्ड बार्टर सिस्टम। द काउ वाज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। अब जो बार्टर सिस्टम से ही कारोबार होता था। और हम रिलीजन की बात करें तो इंद्र वाज वर्शिप्ड एज द गॉड ऑफ थंडर, वायु द गॉड ऑफ विंड, पृथ्वी द गॉड ऑफ अर्थ, अग्नि द गॉड ऑफ फायर एंड सूर्य द सन गॉड। मिल्क, घी, ग्रेन्स एंड फ्लेश वेयर ऑफर्ड एज ए पार्ट ऑफ सेक्रीफाइसेज ऑफ योजनाज। और इसके बाद जो ये जो गॉड थे ये रिप्लेस्ड हुए नए गॉड से जिनका नाम था ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम और कृष्ण। और अगर हम इनके अचीवमेंट की बात करें तो द वैदिक लिटरेचर थ्रोस लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ आर्यजन्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के क्षेत्र में जो इनका योगदान है उसके बारे में चर्चा है वैदिक लिटरेचर में। और जो आयरन सब का जब खोज हुआ तो टूल्स और वेपन्स, हथियार और जो टूल्स थे वो मजबूत बनाए जाने लगे, जिससे जंगल साफ किया जाने लगा। फिर एग्रीकल्चर फैलने लगा। क्राफ्ट्समैन लाइक कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड टेनर्स वेर एबल टू डेवलप द क्राफ्ट्स विथ बेटर टूल्स। आयरन वेपन्स लाइक स्पीयर हेड, सॉर्ड्स एंड शील्ड्स हेल्प इन कंकरिंग न्यू टेरिटरीज। तो नए नए जो हथियार बनाए जाने लगे उससे नए नए क्षेत्रों को भी जीता जाने लगा। और गणित के क्षेत्र में भी इनका योगदान है। उस समय में अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बारे में लोग जानते थे। और मैथ को गणित के रूप में कहा जाता था, गणित कहा जाता था मैथ को। जीरो का भी खोज इसी पीरियड में हुआ।
फिर एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी इन लोगों को आइडिया था। और जैसे एस्ट्रोनॉमी में अध्ययन किया जाता था कि पृथ्वी कैसे घूमती है, भूकंप कैसे होता है, या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, इसके बारे में इनको जानकारी थी। और तो इस तरह से जो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भी काम हुआ। द वैदिक लिटरेचर प्रूव्स दैट द वैदिक सिविलाइजेशन वाज क्वाइट एडवांस। वैदिक लिटरेचर का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये हमें बतलाता है कि उस समय में जो सभ्यता थी वो बहुत ही एडवांस सभ्यता थी। लोग का लाइफ सुखी और सिंपल लाइफ था, लोगों का हैप्पी एंड सिंपल लाइफ वो जीते थे। साधारण सा जीवन था उनका, जटिलता नहीं आई थी। और अगर कपड़ों की बात करें तो कॉटन, वूल और स्किन ऑफ एनिमल्स का वो यूज करते थे कपड़ा के लिए। और अगर हम ऑर्नामेंट की बात करें तो ऑर्नामेंट भी पहनते थे। और पेय पदार्थ की बात करें तो मधु, सूरा और सोमरस इनके पेय पदार्थ था। दे प्लेड मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट्स लाइक फ्लूट, ड्रम्स एंड हार्प। तो ये बांसुरी, ड्रम और हार्प जैसे वाद्य यंत्र का भी यूज करते थे। इसके अलावा उस समय में रथ का रेस होता था, चैरियट रेसिंग, और डांसिंग भी होता था उस समय में। तो इन बातों को अगर हम बढ़िया से समझते हैं तो हम समझ पाएंगे कि आयरन एज सिविलाइजेशन में क्या सब विकास हुआ। धर्म का विकास हुआ, सिटी का विकास हुआ, एग्रीकल्चर का विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ, अलग अलग तरह के देवता सब हुए।